आज हम रसायन विज्ञान की एक बहुत ही आकर्षक एक पहेली को सुलझाने जा रहे हैं, एरोमेटिकता। हमारे पास एमएससी रसायन विज्ञान के छात्रों के लिए तैयार की गई एक गाइड है और हमारा मिशन ये समझना है कि बेंजीन जैसे कुछ अणु इतने असाधारण रूप से स्थिर क्यों होते हैं। ये सिर्फ उनकी बनावट का मामला नहीं है, बल्कि एक उद्भूत गुण यानी इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। उद्भूत गुण शब्द यहाँ बहुत सटीक है। ये ऐसा है जैसे कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक और संरचनात्मक शर्तें पूरी होने पर अणु में अचानक से एक सुपर पावर आ जाती है, असाधारण स्थिरता की सुपर पावर। एक सुपर पावर। और इस स्थिरता को समझने की शुरुआत हमें इसे मापने से करनी होगी। ठीक है, तो इस सुपर पावर को हम नापते कैसे हैं? इसे कोई कोई संख्या दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इसे हम अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, यानी एक अणु अपनी अनुमानित ऊर्जा से कितना ज्यादा स्थिर है। अच्छा। इसे मापने का सबसे क्लासिक तरीका है हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का विश्लेषण करना। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन से संतृप्त करने में निकलने वाली ऊर्जा। मुझे याद है साइक्लोहेक्सीन जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, उसके लिए यह मान लगभग 28.6 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। एकदम सही। अब तर्क तो यही कहता है कि बेंजीन, जिसमें सैद्धांतिक रूप से 3 डबल बॉन्ड होते हैं, उसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा 3 गुना होनी चाहिए। हाँ, मतलब 28.6 गुणा 3, तो लगभग 85.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। क्या ये इतना सीधा होना चाहिए? पहली नजर में तो यही लगता है, पर मुझे अंदाजा है कि कहानी में कोई मोड़ जरूर है। और बहुत बड़ा मोड़ है। जब वैज्ञानिकों ने असल में बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण किया तो सिर्फ 49.8 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा निकली। सिर्फ 49.8? हमारी उम्मीद से तो बहुत कम। हमारी उम्मीद से 36 किलो कैलोरी मोल कम। ये 36 किलो कैलोरी प्रति मोल का जो भारी अंतर है, यही बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा है। ये उसकी असाधारण स्थिरता का सीधा मापा हुआ सबूत है। 36 किलो कैलोरी प्रति मोल, ये संख्या अपने आप में तो बड़ी लगती है, लेकिन इसकी तुलना किससे करें? क्या सामान्य संयुग्मन मतलब कॉन्जुगेशन इतनी स्थिरता देता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं देता। स्रोत में 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन का उदाहरण है, जिसमें 2 संयुग्मित डबल बॉन्ड्स हैं। वहां से युग्मन से मिली अतिरिक्त स्थिरता सिर्फ 2 किलो कैलोरी मोल है। तो 2 और 36 में जमीन आसमान का फर्क है। ये साफ करता है कि एरोमेटिकता सिर्फ डबल बॉन्ड के अगल बगल होने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली घटना है। और ये सिर्फ एक संख्या नहीं होगी, है ना? इसका अणु के व्यवहार पर भी असर पड़ता होगा। पूरी तरह से। देखिए, सामान्य एल्कीन्स जो हैं वो योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं। हाँ, वो अपना पाई बॉन्ड तोड़कर कुछ जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, खुशी खुशी। लेकिन बेंजीन ऐसा करने से कह सकते हैं नफरत करता है। वो अपनी एरोमेटिक प्रणाली, अपनी उस 36 किलो कैलोरी मोल की स्थिरता को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। तो फिर वो कैसे रिएक्ट करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्राथमिकता देता है। वो एक हाइड्रोजन को हटाकर कुछ और जोड़ लेगा, लेकिन अपने पाई इलेक्ट्रॉनों के उस जादुई चक्र को नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो अब हम उस जादुई चक्र के रहस्य पर आते हैं। यह विशेष स्थिरता कुछ ही अणुओं में क्यों होती है? वे कौन से नियम हैं जो किसी अणु को एरोमेटिक बनाते हैं? इसके लिए 4 बहुत ही कठोर मानदंड हैं, और ये एक सब कुछ या कुछ नहीं वाली स्थिति है। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो अणु एरोमेटिक नहीं होगा। अच्छा, 4 शर्तें। पहली क्या है? पहला नियम सबसे सीधा है। अणु चक्रीय होना चाहिए, यानी परमाणुओं का एक बंद वलय या रिंग होना चाहिए। ये तो समझ आता है, एक बंद लूप बनाने के लिए। और दूसरा, उस लूप में इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए एक रास्ता चाहिए होगा, है ना? मतलब पूरी रिंग में संयुग्मन होना चाहिए। बिल्कुल सही सोचा। हमारा दूसरा नियम यही है, पूर्ण संयुग्मन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। इसका मतलब है कि वलय के हर परमाणु के पास एक पी कक्षक होना चाहिए जो पाई सिस्टम में भाग ले सके। सरल शब्दों में कहें तो रिंग में कोई भी sp3 संकरित कार्बन नहीं हो सकता। एक भी नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों के उस सुपर हाईवे में एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगा और प्रवाह को तोड़ देगा। तो एक बंद रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक अखंड सुपर हाईवे हो। लेकिन अगर वो सुपर हाईवे उबड़ खाबड़ हो, यानी अणु समतल या प्लेनर ना हो, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। और यही हमारा तीसरा नियम आता है। अणु को समतलीय होना चाहिए। अणु को चपटा होना जरूरी है, ताकि सभी पी कक्षक एक दूसरे के समानांतर हों और प्रभावी ढंग से ओवरलैप कर सकें।
तभी इलेक्ट्रॉनों का एक निरंतर अखंड बादल रिंग के ऊपर और नीचे बन सकता है। चक्रीय, पूर्ण संयुग्मित और समतलीय, ये तीनों शर्तें तो ज्यामिति से जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नियम तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में है, हकल का नियम। हाँ, और ये सिर्फ एक मनमाना नियम नहीं है, इसके पीछे गहरी क्वांटम यांत्रिकी है। चौथा नियम, हकल का नियम, कहता है कि उस चक्रीय पाई प्रणाली में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0, 1, 2, 3। वाह, तो ये एक तरह का आणविक निर्वाण है। तो हमारे पास एक नैदानिक जांच सूची है, चक्रीय, संयुग्मित, समतलीय और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर चारों पर टिक लग जाए तो अणु एरोमेटिक है। बिल्कुल, और इन नियमों के आधार पर हम इन प्रणालियों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिनके स्थायित्व में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो पहली श्रेणी तो एरोमेटिक हो गई। हाँ, पहली तो जाहिर है, एरोमेटिक, असाधारण रूप से स्थिर। बेंजीन 6 पाई, साइक्लोप्रोपेनिल धनायन 2 पाई और साइक्लोपेंटा डायोनिल ऋणायन 6 पाई इसके क्लासिक उदाहरण हैं। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी एरोमेटिकता की बुरी जुड़वां है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ये अणु पहले 3 नियमों, चक्रीय, संयुग्मित, समतलीय, का तो पालन करते हैं, लेकिन उनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n होती है। जैसे 4, 8, 12। हाँ, ये सिर्फ एरोमेटिक नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से अस्थिर हैं। एक मिनट, सक्रिय रूप से अस्थिर मतलब अगर वे नॉन एरोमेटिक होते तो ज्यादा स्थिर होते? हाँ, एंटी एरोमेटिकता एक बहुत शक्तिशाली अस्थिर करने वाली शक्ति है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साइक्लोब्यूटाडाइन, जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। ये इतना अस्थिर है कि केवल 35 केल्विन से नीचे के तापमान पर ही मौजूद रह पाता है। बाप रे, तो प्रकृति में एंटी एरोमेटिकता से बचने की एक मजबूत प्रवृत्ति होगी। बिल्कुल, और शायद यही हमारी तीसरी श्रेणी आती है, नॉन एरोमेटिक। सही, तीसरी श्रेणी है नॉन एरोमेटिक। ये एक तरह का एस्केप हैज, यानी बच निकलने का रास्ता है। ये वे अणु हैं जो पहले 3 नियमों में से कम एक का उल्लंघन करते हैं। या तो वे पूरी तरह से संयुग्मित नहीं है या समतलीय नहीं है। और इनका स्थायित्व? इनका स्थायित्व सामान्य अल्कीन जैसा होता है, ना तो असाधारण स्थिर, नहीं असाधारण अस्थिर। साइक्लोऑक्टाटेट्राडीन या COT का उदाहरण यहाँ दिमाग में आता है। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो एक 4n संख्या है। तो इसे तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए और बेहद अस्थिर। सैद्धांतिक रूप से हाँ, अगर ये समतलीय होता, लेकिन प्रकृति बहुत चतुर है। एंटी एरोमेटिकता का दंड इतना ज्यादा है कि अणु उससे बचने के लिए कुछ भी करेगा। और COT क्या करता है? ये समतलीय रहने के बजाय एक गैर समतलीय टब जैसी आकृति अपना लेता है। जैसे ही ये चपटा नहीं रहा, इसने समतलीयता का नियम तोड़ दिया। अच्छा, तो नियम तोड़कर वो अस्थिरता से बच गया। बिल्कुल, ये एंटी एरोमेटिक होने के दंड से बचकर एक सामान्य नॉन एरोमेटिक अणु बन जाता है। ये अस्थिरता से बचने का अणु का अपना तरीका है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो एरोमेटिकता से बेंजीन तक सीमित नहीं है। स्रोत में बेंजीनॉइड और गैर बेंजीनॉइड यौगिकों का भी उल्लेख है, और एन्युलिन्स का भी। हाँ, एरोमेटिकता एक बहुत व्यापक अवधारणा है। एन्युलिन इस बात को समझने के लिए एकदम सही है कि सिर्फ सही इलेक्ट्रॉन संख्या होना ही काफी नहीं है। 10 एन्युलिन को देखिए, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जो एक हकल संख्या है। इसे तो एरोमेटिक होना चाहिए। रुकिए, अगर इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक क्यों नहीं है? क्या ये नियम हमेशा काम नहीं करता? ये थोड़ा भ्रामक लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये इसलिए एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये समतलीय नहीं रह पाता। वलय के अंदर जो 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, वे एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जगह के लिए लड़ते हैं। अच्छा, मतलब भीड़ भाड़ हो जाती है। हाँ। स्टेरिक रिपल्शन। बिल्कुल, इस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से अणु को मोड़ना पड़ता है, और जैसे ही समतलीयता खत्म हुई, पी कक्षों का प्रभावी अतिव्यापन खत्म हो गया और एरोमेटिकता भी खत्म हो गई। ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो आणविक ज्यामिति यहाँ निर्णायक है। लेकिन 18 एन्युलिन के बारे में क्या? उसमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फिर से एक हकल संख्या है। 18 एन्युलिन का अणु इतना बड़ा है कि उसके वलय के अंदर हाइड्रोजन परमाणुओं को बिना ज्यादा टकराव के समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह है। तो वो समतलीय रह पाता है? हाँ, वो लगभग समतलीय संरचना बनाए रख सकता है, और क्योंकि वो समतलीय है और हकल नियम का पालन करता है, उसे एरोमेटिक माना जाता है। यह दिखाता है कि ये नियम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। चलिए इसे एक और कोण से देखते हैं। क्या होता है जब वलय में कार्बन के अलावा
कोई और तत्व जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आ जाता है, तब हम हेट्रोएरोमेटिक यौगिकों की बात करते हैं। मुझे याद है पिरिडीन और पिरोल का उदाहरण हमेशा दिलचस्प होता है। दोनों में नाइट्रोजन है, दोनों एरोमेटिक लगते हैं, पर उनका व्यवहार बहुत अलग है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है यह समझने के लिए कि एक विषम परमाणु यानी हेट्रोएटम एरोमेटिक प्रणाली में कैसे भाग ले सकता है। पिरिडीन को देखें, यह बेंजीन जैसा ही है, बस एक CH की जगह नाइट्रोजन है। इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन 3 डबल बॉन्ड से आते हैं। और नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन पर जो एकाकी युग्म यानी लोन पेयर है, वो वलय के तल में एक sp2 कक्षक में रहता है। वो पाई सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो बाहर है। मतलब वो लोन पेयर किसी और काम के लिए आजाद है, जैसे प्रोटॉन पकड़ने के लिए। बिल्कुल, चूंकि वो लोन पेयर पाई सिस्टम में शामिल नहीं है, वो आसानी से उपलब्ध है। इसीलिए पिरिडीन एक क्षार यानी बेस के रूप में काम करता है। अच्छा, और पिरोल में क्या होता है? अब पिरोल को देखिए, ये एक 5 सदस्यीय वलय है। ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं? 4 तो 2 डबल बॉन्ड से आते हैं। और बाकी 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर से। तो यहाँ लोन पेयर पाई सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है। एकदम सही। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर एक पी कक्षक में है और एरोमेटिक षटक एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और इसका परिणाम क्या होता है? चूंकि वो लोन पेयर एरोमेटिकता बनाए रखने में व्यस्त है, वो प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए उपलब्ध ही नहीं है। ओह, इसी वजह से पिरोल पिरिडीन की तुलना में लगभग एक अक्षारीय नॉन बेसिक यौगिक है। ये दिखाता है कि एरोमेटिकता सामान्य रसायन अंतर्ज्ञान पर कैसे हावी हो जाती है। बिल्कुल, और ये अवधारणा ऑर्गेनोमेटालिक यौगिकों तक भी फैली हुई है। स्रोत में फेरोसीन का उल्लेख है। हाँ, फेरोसीन, वो सैंडविच कंपाउंड। हाँ, फेरोसीन एरोमेटिकता की शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन है। इसमें एक आयरन आयन 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋणायन वलयों के बीच फंसा होता है। और हर साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋणायन अपने आप में एरोमेटिक है। बिल्कुल, प्रत्येक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो सोचिए, एक धातु आयन 2 स्थिर एरोमेटिक छल्लों के बीच टिका हुआ है, जो पूरे अणु को असाधारण स्थिरता प्रदान करता है। तो हमने अनुनाद ऊर्जा से स्थिरता को मापने से शुरुआत की, फिर हक्कल के 4 कड़े नियमों और उनके पीछे की क्वांटम यांत्रिकी को समझा। हमने देखा कि कैसे अणु एंटी एरोमेटिकता के दंड से बचने के लिए अपनी ज्यामिति बदल लेते हैं और कैसे एरोमेटिकता का सिद्धांत बेंजीन से लेकर आयनों, हेड्रोसाइकल्स और यहाँ तक कि धातु परिसरों तक फैला हुआ है। और इन सभी विविध उदाहरणों के बावजूद मुख्य बात यह है कि स्थिरता प्रदान करने वाले मूल सिद्धांत चक्रीयता, पूर्ण संयुग्मन, समतलीयता और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। ये नियम हमें रसायन विज्ञान की कई अलग अलग शाखाओं में अणुओं के व्यवहार की भविष्यवाणी करने और उसे समझने का एक शक्तिशाली ढांचा देते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करते हुए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। हमने देखा कि संयुग्मन का चक्र टूटने पर, जैसे कि एक sp3 कार्बन के आने पर, एरोमेटिकता खत्म हो जाती है, नियम टूट जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई अणु इस टूटे हुए चक्र के ऊपर से छलांग लगाकर भी स्थिरता बनाए रख सके? रसायन विज्ञान की दुनिया में होमो एरोमेटिकता की आकर्षक अवधारणा इसी संभावना की पड़ताल करती है, जहां पाई प्रणाली एक बाधा के बावजूद अंतरिक्ष के माध्यम से बातचीत करके अपनी चक्रीय स्थिरता को बनाए रखती है। यह हमें याद दिलाता है कि अणुओं की दुनिया में स्थिरता पाने के तरीके हमेशा हमारे बनाए नियमों से भी ज्यादा रचनात्मक हो सकते हैं।